NaCl भी आ रहा है। अच्छा ये कैसे निकल गई? अच्छा ये था। स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है पुनः आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक है वो है एल्कोहल। अच्छा, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 है और उसका नाम है एल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है, और उसमें हम सबसे पहले एल्कोहल पढ़ रहे हैं। एल्कोहल के बारे में हमने पढ़ा, एल्कोहल के बनाने की विधि, एल्कोहल के रासायनिक गुण, भौतिक गुण, और रासायनिक गुण अभी चल ही रहे हैं। इसके बाद फिर हम फिनॉल पढ़ेंगे। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था फिनॉल के बारे में, सामान्य गुण, उसके नामकरण, उसके बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण। और फिनॉल जब हो जाएगा उसके बाद हम ईथर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिनॉल हमारा अभी कुछ अपक्रियाएं इसमें बच रही हैं एल्कोहल में, दो दिन का या 3 दिन का बच रहा है। तो आप क्वेश्चन भी, जो भी आपके बुक में क्वेश्चन है आप उनको कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, कल की जो क्लास थी उसमें एल्कोहलों का निर्जलीकरण हम पढ़ रहे थे। अच्छा, निर्जलीकरण में मैंने आपको क्या बताया, एल्कोहल की वाष्प को या एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पे गर्म करते हैं ना, तो अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H, इस प्रकार से H2O का निष्कासन होता है और एल्कीन का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था अगर एल्कोहल के निर्जलीकरण से एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो निर्जलीकरण सेज़-ज़ेप के नियम के अनुसार, और उसमें सेज़-ज़ेप में हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकलती है जिस पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने आपको क्रियाविधि लिखवाई थी एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, और क्रियाविधि में मैंने आपको बताया 3 पद हैं। प्रथम पद में प्रोटॉन एल्कोहल पर आक्रमण करता है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं, उससे जुड़ता है, प्रोटोनित एल्कोहल बनाता है जिसको हम ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं। दूसरे पद में जो प्रोटोनित एल्कोहल है वो जल के अणु का निष्कासन करके मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनाता है, और अंतिम पद में जो कार्बोनियम आयन है वो बीटा कार्बन से प्रोटॉन त्याग कर एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये 3 पद हमने आपको कल बताए थे एथेनॉल की क्रियाविधि द्वारा। ठीक है, और जाते हुए मैंने आपको एक नियोपेंटिल एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि के बारे में बताया था कि आप इसको करके देखें या इसका क्या उत्पाद बनता है बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो उसको मैं आपको करा रहा हूं। तो आपको पता है क्रियाविधि तो सबसे पहले H2SO4 की उपस्थिति में अपक्रिया हो रही है, तो H2SO4 H प्लस HSO4 माइनस। ठीक है, 3 पद हैं। प्रथम पद में देखिए CH3 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 CH2 OH, इसको कहते हैं हम नियोपेंटिल एल्कोहल। नियोपेंटिल एल्कोहल। अब हमको पता है ऑक्सीजन पर क्या होते हैं, बोलो, लोन पेयर, इनको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी हम कहते हैं। ठीक है, इस एल्कोहल पर ये प्रोटॉन का क्या होगा, आक्रमण होगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां पर इसको लोन पेयर मिल रहे हैं, और ये बनेगा CH3 CH3 CH2 OH, और ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश आ गया, प्लस, प्रोटोनित एल्कोहल। प्रोटोनित एल्कोहल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। ये पद नंबर 1 है हमारा। पद नंबर 2,
पद नंबर 2 में क्या होगा, जो प्रोटोनित अल्कोहल है वो क्या करेगा भाई, वो जल के अणु का निष्कासन करेगा। अर्थात यहां पर जो ये बंध हैं, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को लेगा और H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस कार्बन पर कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। मध्यवर्ती क्या बनेगा, CH3 CH3 कार्बोनियम आयन। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको कार्बन के प्रकार पढ़ाए पहली दूसरी क्लास में, वैसे 11th में भी पढ़ चुके हैं आप। तो ये जो धनावेश है वो कौन से प्रकार के कार्बन पर है, पहले कार्बन 1 डिग्री कार्बन पर। किस पर है ये, 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन। तो हमने आपको अभी 1-2 दिन पहले ही बताया था कि मध्यवर्तियों कार्बोनियम आयनों के हिसाब से कि 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन और 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। अगर धनावेश प्राथमिक कार्बन पर है तो उसको 1 डिग्री कार्बोनियम आयन कहते हैं, और अगर धनावेश द्वितीयक कार्बन पर है तो उसको हम 2 डिग्री कार्बोनियम आयन कहते हैं बेटा। और अगर धनावेश 3 डिग्री कार्बन पर है तो उसको हम तृतीयक कार्बोनियम आयन, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन कहते हैं। कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व का क्रम हम आपको बता चुके हैं जस्ट नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में। तो उनके स्थायित्व की बात करें तो सबसे अधिक स्थायी कौन सा कार्बोनियम आयन होता है, 3 डिग्री। उससे कम स्थायी कौन सा होता है, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। और उससे कम स्थायी होता है कौन सा, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। ठीक है ना। अब हम यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। सबसे पहला H2SO4 तो आयनित रहता ही है, प्रोटॉन इस पर आक्रमण करेगा, प्रोटोनित अल्कोहल बनेगा। दूसरे पद में ये जल के अणु का निष्कासन होगा, और जब जल के अणु का निष्कासन जब होगा ना तो मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनेगा कौन सा, 1 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए कि 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है और ये अल्फा कार्बन है, और ये कौन सा है बोलो, बीटा। बीटा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब क्या होगा कि ये अगर ऐसी स्थिति हो कहीं पर भी, और अगर उस मध्यवर्ती में, क्योंकि ये आपको आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे आपको इनका क्वेश्चन आता है, अगर मध्यवर्ती कम स्थायी मध्यवर्ती बन रहा है, आप कहोगे गुरुजी कम स्थायी कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि 1 डिग्री जो कार्बोनियम आयन है वो इन 2 डिग्री और 3 डिग्री से क्या होता है, कम स्थायी होता है। अगर कहीं भी कम स्थायी कार्बोनियम आयन बन रहा है और उसमें कोई पुनर्विन्यास होने की संभावना है, पुनर्विन्यास का मतलब क्या है, अभिविन्यास, क्योंकि हाइड्रोकार्बन यौगिक का एक निश्चित विन्यास होता है त्रिविम में, और यदि कम स्थायी मध्यवर्ती से पुनर्विन्यास द्वारा, पुनर्विन्यास का मतलब वो दोबारा से जुड़कर और एक नया विन्यास बनाएं, अगर ऐसी कोई संभावना हो तो वो मध्यवर्ती अधिक स्थायी मध्यवर्ती में परिवर्तित हो जाता है। किसके द्वारा, पुनर्विन्यास के द्वारा। ठीक है, तो इसमें हम यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक है, तो पहले आप लिख लें, फिर इसके 2 स्टेप में आगे अभी आपको लिखाऊंगा। पहले लिखिए, हेडिंग डाल लो, नियोपेंटिल अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। नियोपेंटिल अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। लिखो इसमें, देखो मैं पूरे 3 पॉइंट नहीं लिखाऊंगा क्योंकि पहले लिखा चुका हूं कि आपको पता है बार बार ये चीज लिखाने की जरूरत नहीं है। बस एक लाइन लिख लो कि नियोपेंटिल अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि निम्न पदों में संपन्न होती है। अब ये पहले आप पूरा ये उतार लो, फिर मैं यहाँ रुक जाना, फिर मैं आपको आगे
लेके चलूँगा और कुछ समझाऊंगा, ठीक है। अब क्रिया लिख ली होगी। देखिए एक बार पुनः देख लें आप, क्रिया विधि के स्टेप फिक्स हैं। आप एक बार क्रिया विधि जब देखने लग जाओगे ना, H2SO4 आयनित हुआ, प्रोटॉन ने एल्कोहल पर आक्रमण किया, प्रोटोनित एल्कोहल बना, प्रोटोनित एल्कोहल ने जल के अणु का क्या किया, निष्कासन किया और मध्यवर्ती 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बना। अब ध्यान से देखें, देखिए इस नियोपेंटाइल अल्कोहल के निर्जलीकरण में मध्यवर्ती 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बन रहा है, जो कि कम स्थायी होता है 3 डिग्री कार्बोनियम आयन की तुलना में और 2 डिग्री कार्बोनियम आयन की तुलना में। और इसमें यहाँ पर बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन भी नहीं है। बोल गुरुजी पुनर्विन्यास की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्यों अपने आप पुनर्विन्यास? ये स्वतः होता है, ऐसा नहीं कराने की जरूरत है, स्वतः होता है। तो इसमें यहाँ पर एक पद आ जाता है जो 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है, ये इसमें पुनर्विन्यास होता है। अच्छा, पुनर्विन्यास का मतलब पुनः समझें, ये कोई अलग चीज नहीं है, कोई हवा नहीं है। पुनर्विन्यास का मतलब जो श्रृंखला है, जो उसका अभिविन्यास है त्रिविम में, उसमें चेंज आ जाता है। अब वो कैसे आता है कि यहां से जो एक मैथिल समूह है वो यहां से हटकर और इस कार्बन पर आकर जुड़ता है। ध्यान से सुने, ये मैथिल समूह यहां आके जुड़ेगा तो ये बंध सहित पूरा, तो ये धनावेश कहां प्रतिस्थापित हो जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा। और देखना क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 CH3 और इस कार्बन पर कौन सा आवेश आ गया, प्लस। अब आप देखो क्या हुआ है, पुनर्विन्यास में क्या हुआ है कि जो समूह है प्रतिस्थापित समूह, वो क्या है, अपनी स्थिति क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये मैथिल समूह कहां चला गया, यहां चला गया, इस कार्बन पर कौन सा आवेश आ गया, धनावेश आ गया। अब इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोनियम आयन। अब आप देखिए कौन से कार्बन पर धनावेश है, 3 डिग्री, तो ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो इसमें एक बस आपको ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, चल रहे हैं आप, चलते गए, यहां पे आप रोकेंगे और फिर क्या होगा, पुनर्विन्यास द्वारा 1 डिग्री कार्बोनियम आयन जो है वो अधिक स्थायी 3 डिग्री कार्बोनियम आयन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट जो है कार्बोनियम आयन, यहां से आपको क्या करना है,
जो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है, देखिए CH3 प्लस CH3 CH2 CH3, ये अब आप देखो ये अल्फा कार्बन हो गया भैया, ये कौन सा हो गया बीटा, ये भी कौन है बीटा और ये भी कौन है बीटा। यहां आपको पता है बोल कौन से बीटा से हाइड्रोजन निकाले, इससे निकालें कि इससे निकालें, किससे निकालें। गुरुजी हमको बता गए, हमारे एक पूर्वज हुए थे, कौन थे, उनको पता था। कैसे पता था कि ऐसी ऐसी संतति आएगी, उसको कुछ पता नहीं होगा, तो भैया मेरा नाम लेना और हाइड्रोजन निकाल देना। क्या कहा उन्होंने कि उस कार्बन से निकालिए जिस पर हाइड्रोजन कम है। तो तुलनात्मक रूप से इस पर 2 हैं, इस पर कितने हैं, 3 है। तो इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, तो मैं इस CH2 को ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां से क्या है, हाइड्रोजन निकलेगी H प्रोटॉन, H प्लस यहां से निकलेगा, ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, देखना CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, क्या नाम है इसका, 2 मैथिल 1 2 3 4 ब्यूट टूइन। तो ये आपके कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी आते क्या, अगर निर्जलीकरण का आएगा तो नियोपेंटिल अल्कोहल से क्या उत्पाद बनेगा, तो आपको ये बनाना है, ठीक है। तो आप एरो लगा के पहले एक पॉइंट लिख लें यहीं पे, क्योंकि 3 पद तो आपने उतार लिए थे, 2 पद उसमें एरो लगा के लिखें। लिखिए नियोपेंटिल अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि में में 1 डिग्री मध्यवर्ती 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, ब्रैकेट में लिखना कम स्थायी, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कम स्थायी, का निर्माण होता है जो पुनर्विन्यास द्वारा अधिक स्थायी, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। पुनर्विन्यास द्वारा अधिक स्थायी 3 डिग्री कार्बोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद लिख लो इसी में, इसके बाद 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बीटा कार्बन से प्रोटॉन त्याग कर ये लिखना 2 मैथिल ब्यूट टूइन उत्पाद बनाता है। अब ये दोनों पद आप उतार लीजिए, अब ये दोनों पद उतार लें आप।
आगे बेटा बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए इसमें थोड़ा अलग था, माना कि आपको यहाँ नहीं मिले, लेकिन इससे आगे आपको क्वेश्चन बहुत मिलने वाले हैं। और अगर आप घर पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, घर पे रफ में आप बना के देखें, आइसोप्रोपिल अल्कोहल के निर्जलीकरण क्रियाविधि आप देख सकते हैं। फेयर में लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल आपके प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूं, जिससे कि आप एकदम धुरंधर बने। ये इसकी क्रियाविधि आप 1 ही मिनट के अंदर कर लोगे, घर पे कर लेना, ठीक है ना। आइसोप्रोपिल अल्कोहल सामान्य नाम है, प्रोपेन टू ऑल इसका आईपीएसी नाम है। इसके निर्जलीकरण की क्रियाविधि आप करेंगे, उत्पाद बना लेंगे, ठीक है। रफ में करके देख लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सबसे हो जाएगा। अब देखिए आगे की बात, इसी में चलें तो निर्जलीकरण की क्रियाविधि आपने देखी, तो क्रियाविधि में आपने क्या देखा कि क्रियाविधि में मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है। निर्जलीकरण की क्रियाविधि में क्या बनता है? मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन। और कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व का क्रम क्या है बोलो? सबसे अधिक स्थायी कौन सा? 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, ठीक है। उससे कम स्थायी कौन सा? 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। और उससे कम स्थायी कौन सा? 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एल्कोहलों की निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति सुगमता का क्रम क्या होगा? सुगमता का मतलब कौन से एल्कोहलों का निर्जलीकरण आसानी से होगा या किस क्रम में होगा? इनका आसानी से होगा, इनका कठिनाई से होगा, ये होगा। तो आप बता सकते हैं। बता कैसे सकते हैं? मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूं, अभिक्रिया उस दिशा में चलती है जिस दिशा में बनने वाला मध्यवर्ती अधिक स्थायी बने। अभिक्रिया उस दिशा में चलती है जिस दिशा में बनने वाला मध्यवर्ती अधिक स्थायी बने। तो आपको मैंने क्या बताया कि 3 डिग्री अल्कोहल से कौन सा, अगर मैं कहूं कि 3 डिग्री अल्कोहल, तो इससे मध्यवर्ती कौन सा बनेगा? 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। मैं कहूं आपसे कि 2 डिग्री अल्कोहल, इससे मध्यवर्ती कौन सा बनेगा? 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। मैं कहूं आपसे कि 2 डिग्री अल्कोहल, फिर मैं आपसे कहूं कि 1 डिग्री अल्कोहल, इससे कौन सा मध्यवर्ती बनेगा? 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, ठीक है ना। तो अब कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व का क्रम सबसे अधिक स्थायी 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। और तो एल्कोहलों का निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति जो सुगमता का क्रम है वो कौन सा होगा? सबसे अधिक कौन से अल्कोहल देंगे निर्जलीकरण सुगमता से? कौन से देंगे? 3 डिग्री। उससे कम कौन से देंगे? 2 डिग्री। और उससे कम कौन से देंगे? 1 डिग्री। रटना नहीं है, आप केवल आपको समझना है। तो एरो लगा के पॉइंट लिख लें, लिखो विभिन्न एल्कोहलों का निर्जलीकरण के प्रति सुगमता का घटता क्रम निम्न होगा। विभिन्न एल्कोहलों के निर्जलीकरण के सुगमता का घटता क्रम निम्न होगा। तो देखो सबसे अधिक आसानी से निर्जलीकरण कौन से अल्कोहल होगा? 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। ठीक है, अब सुनो, यहीं पर मैं आपसे कहूं, अब देखिए
CH3 CHOH CH3, नाम इसका होगा प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, 2-मेथिल प्रोपेन टू ऑल। कैसे हुआ नाम, रटने की जरूरत नहीं है। 1 2 3, 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला, 2 पे कौन है, OH, तो प्रोपेन टू ऑल। यहां पे भी आपको मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की मिलेगी, 3, 1 2 3, और 2 नंबर पे कौन है ये, प्रतिस्थापी, तो 2-मेथिल प्रोपेन टू ऑल। अब हम कहें तो इसमें जो OH है वो कौन से कार्बन पर है, द्वितीयक कार्बन पर है, तो इसको कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। और इसमें OH कौन से कार्बन पर है बोलो, तृतीय कार्बन, या इसको क्या कहेंगे हम, 3 डिग्री अल्कोहल। तो मैंने आपको अभी क्रम लिखाया है, सुगमता का क्रम का, आसानी से निर्जलीकरण किसका होगा, तृतीयक अल्कोहल का, उससे थोड़ा कठिनाई से किसका होगा, द्वितीयक अल्कोहल का, उससे ज्यादा कठिनाई से किससे होगा, प्राथमिक अल्कोहल का। तो हमने आपको क्या लिखाया था कि 443 केल्विन ताप पर निर्जलीकरण किया जाता है तो एल्कीन बनती है। अगर द्वितीयक या तृतीयक अल्कोहलों का निर्जलीकरण कराएं तो इनका निर्जलीकरण कुछ कम टेम्परेचर पर मध्यम परिस्थितियों में हो जाता है। अर्थात अगर आपको ये एग्जांपल आता है तो इसका जो निर्जलीकरण है 440 केल्विन ताप और H3PO4 की उपस्थिति में हो जाएगा, ठीक है। और इसका और आसानी से होगा तो इसमें जो टेम्परेचर है वो 358 केल्विन H3PO4, ठीक है। समझ में आ गया। ये आपको थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, अलग से नहीं रखना नहीं है, आपको पता है एल्कोहलों के निर्जलीकरण का क्रम। बताओ बेटा, एल्कोहल का निर्जलीकरण की बात करें तीव्रता से कौन सा होगा, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में हमने टेम्परेचर लिखा 443 सांद्र H2SO4, यहां पर ये हो जाएगा 440 और यहां पर ये हो जाएगा 358, ठीक है ना। बनेगा वही। देखिए अल्फा कार्बन कौन सा है बोलो, जिस पर क्रियात्मक समूह जुड़ा है, ये अल्फा, ये कौन है बोलो, बीटा। अल्फा से कौन जाएगा, OH, बीटा से कौन जाएगा, H, बाहर क्या निकलेगा, H2O। यहां यूं निकालने की जरूरत है क्या, समझ जाओगे। तो देखो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बन गया, प्रोपीन। और इसमें देखो ये कौन सा कार्बन बोलो, अल्फा, और ये तीनों बीटा हैं, तो आप जिस बीटा से चाहो उस बीटा से निकाल सकते हैं। तो इससे निकालो, इससे निकालो, इससे निकालो, तीनों एक जैसे हैं, किसी से निकालोगे एक जैसा उत्पाद बनेगा। क्या जाएगा बाहर, H2O, और देखना CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, यही बनेगा उत्पाद। किसी भी कार्बन से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको, आपके दिमाग में मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दिया है, और बिल्कुल ऐसे कैसे अगर आपको लिखना है जैसा यहाँ है तो देखो ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, एक ही बात है वो तो, क्योंकि आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, नहीं तो बात एक ही है, कैसे भी लिख लो। नाम क्या होगा, 2-मेथिल प्रोपीन। समझ में आ गया। एरो लगा के एक पॉइंट लिख लो, लिखो द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों का, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों का निर्जलीकरण मध्यम परिस्थितियों में हो जाता है, मध्यम परिस्थितियों में हो जाता है। ये दोनों अपक्रियाएं लिखें आप।
ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, किसी कोई प्रॉब्लम? देखिए, तो ये निर्जलीकरण हुआ, और इसमें एक अपक्रिया और लिखवा देता हूं मैं आपको निर्जलीकरण में, ठीक है ना। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कंपटीशन के भी आपके इसमें से हो जाएंगे। अगर CH3CH2OH एथेनॉल, और एथेनॉल को अगर हम गर्म करें एलुमिना, एलुमिना कहते हैं Al2O3 को, एलुमिना किसे कहते हैं? Al2O3 को। अगर हम एल्कोहल को एलुमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करें तो इसको 623 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। कितने टेम्परेचर पर? 623, फिक्स है ये। अगर एल्कोहल को एलुमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में 623 केल्विन ताप पर गर्म करें तो इसमें अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से कौन? H, अर्थात इसमें से किसका? जल का निष्कासन होता है। बाहर कौन निकलेगा? H2। निकाल के दिखाएं हम आपको, अल्फा कार्बन और ये कौन सा है? बीटा। यहां से OH और यहां से H, और क्या बनता है बोलो? एल्कीन। अगर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो अपक्रिया 443 केल्विन ताप पर, और अगर एलुमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा तो अपक्रिया कितने पे होगी? 623 केल्विन ताप पर होगी। ठीक है, लिख लें ये अपक्रिया, अच्छी अपक्रिया इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं, एरो लगा के लिखें। यदि एल्कोहल को एल्कोहलों को 623 केल्विन ताप पर एलुमिना, 623 केल्विन ताप पर एलुमिना, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? Al2O3, एलुमिना ब्रैकेट में क्या लिखोगे? Al2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण द्वारा एल्कीन का निर्माण होता है। निर्जलीकरण द्वारा एल्कीन का निर्माण होता है। ये अपक्रिया उतार लें आप। कोई दिक्कत? ये आपके निर्जलीकरण पूरा हुआ। ठीक है बेटा, इसके बाद अब ये 3 प्रकार की अपक्रियाएं हमारी हो गई। पहली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, दूसरी हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, और तीसरी हो गई निर्जलीकरण। इसके बाद नंबर 4 हेडिंग डालो, बहुत अच्छी और सरल अपक्रियाएं हैं। विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था बी माने होता है निकलना और नी माने भी होता है निकलना। तो निर्जल माने जल का निकलना, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब किसका निकलना? हाइड्रोजन का निकलना। और ऑक्सीकरण अपचयन आपने 11th में जो पढ़े हैं, तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। ये कक्षा छोटी क्लासों में भी है परिभाषा।
ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीकरण में वृद्धि होना या ऋण विद्युतीय भाग में वृद्धि होना, ये ऑक्सीकरण कहलाता है। और अपचयन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीकरण में कमी होना या उसके धन विद्युतीय भाग में क्या होना? वृद्धि होना। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं? विहाइड्रोजनीकरण। क्या कह रहे हैं? विहाइड्रोजनीकरण। तो विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है? इसको हम इसमें से क्या बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन। क्या बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन निकल रही है, तो एक तरीका से ये ऑक्सीकरण ही है। ठीक है ना? तो अपक्रिया क्या है? बहुत सिंपल अपक्रिया, बहुत सरल अपक्रिया और एक ही बार में आपके पास पहुंच रही है और इंपॉर्टेंट भी है। सारी अपक्रिया इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल में 5 प्रकार की अपक्रियाएं हैं रासायनिक गुण में, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास, मैं 2 मिनट आपको बताऊं, आपके पास चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। बाकी के 3 चैप्टर और हैं सेकंड में, लेकिन ये इसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मेन चैप्टर हैं। ठीक है? और आपको लगता है, अब मैंने सबसे पहले 11 चैप्टर आपको उठाया है, इसके बाद मैं 12 कराऊंगा, 13 कराऊंगा। जब ये तीनों चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे, आप ध्यान से सुने, पहले मैं 11वां चैप्टर स्टार्ट किया है, उसके बाद मैं 12वां कराऊंगा, 13 कराऊंगा, जैसे भी ये बीच में चाहे हम कोई से भी कराएं, लेकिन इस क्रम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रम ये चलेगा। उसके बाद मैं चैप्टर 10 कराऊंगा। तो जब ये तीनों चैप्टर में करा दूंगा ना, तो 10 चैप्टर जब आप पढ़ने जाओगे तो आप देखना, आपको लगेगा कि ये चैप्टर तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये टेक्निक मैं भाई स्टेप बाई पद बाई पद, पहला क्यों नहीं, दूसरा क्यों नहीं, फलाना क्यों नहीं, 10वां क्यों नहीं, तो ये टेक्निक है। एक्चुअल में क्या है कि आपको दुश्मन को कैसे पकड़ना है, आपको टॉपिक को बच्चे में कैसे आपको प्रवेश कराना है, जिससे कि 100% बच्चे के पास ये टॉपिक पहुंचे। बच्चे, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य एक रटा पिटा सिस्टम नहीं है। हमारा उद्देश्य है बच्चे को 100% बच्चे को पास मटेरियल पहुंचना चाहिए, बच्चे का दिमाग ब्रॉड होना चाहिए, बच्चे को पूरा का पूरा नॉलेज होनी चाहिए, रटी हुई सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जो अल्कोहल की जो अपक्रिया हैं, जो बात कर रही थी, ये 5 अपक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 12 तो हम पढ़ ही रहे हैं। ये 5 अपक्रियाएं 3-4 चैप्टरों में आपको मिलने वाली हैं, इसमें भी मिलेंगी। मैं आपको बता दूं, वो सारी अपक्रियाएं आप 2 जो हमने पढ़ाई है, HX का योग, PCl5, PCl3 और SOCl2, ये सब के सब चैप्टर 10 में मिलने वाली है। ऑक्सीकरण, विहाइड्रोजनीकरण आपको चैप्टर 12 में मिलने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो? ये सारी अपक्रियाएं, ये तो 12th, मैं तो कह रहा हूं 12th एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, 12th के सिलेबस में भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट एक छोटा तुच्छ नैरो माइंड नहीं है, हमारा टारगेट, हम नीचे नहीं देख रहे, हम बहुत सामने देख रहे हैं। वहाँ अगर हम बात करते हैं कंपटीशन में, अगर आप देखोगे, पर आपने देखा हो तब तो ना, नीट में देखो, IIT में आप देखिए, NIT में आप जाते हो, JEE मेंस में आप जाते हो, कहीं भी जाते हो, किसी भी एग्जाम में, BSc के बाद या 12th के बाद आपको बहुत वेटेज रखता है। ठीक है ना? तो अब मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि इन अपक्रियाओं को आप देखिए, अपक्रिया बहुत सरल है। समझने के बाद आप मेरे साथ चलते चलिए, 1.5 महीने बाद आप खुद ऑर्गेनिक के धुरंधर टीचर हो जाओगे। एक बार ये चैप्टर जब हो जाएगा ना, तो आपको लगेगा हाँ, क्या इसमें। अब देखिए, मैं छोटे छोटे एग्जांपल, CH3 CH2OH, ये कौन है? एथेनॉल। CH3 CH, ये कौन है? नाम आप लिख लेंगे, प्रोपेन टूऑल। मैं आपसे पूछूं, इसमें OH कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे? कौन सा एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल। ये जो मैं ब्रैकेट में 1 डिग्री लिख रहा हूं, तो इसका मतलब प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक है ना? और
ये कौन सा एल्कोहल है बोलो, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अभी 3 डिग्री भी लेंगे हम, पहले मैं दो प्रकार के एल्कोहल के बारे में बताता हूं, तीनों से अलग अलग उत्पाद बनने वाला है। एल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन ताप पर, ये देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आपको टेम्परेचर थोड़ा याद रखना है। 443 सांद्र H2SO4 एल्कीन बनेगा, क्योंकि 413 सांद्र H2SO4 पर ईथर बनता है। अभी इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे। 573 केल्विन ताप पर इस एल्कोहल, दोनों कोई सा भी एल्कोहल है, एल्कोहल की वाष्प को Cu कॉपर उत्प्रेरक पर से प्रभावित करते हैं। एल्कोहल की वाष्प को क्या करते हैं, 573 केल्विन ताप पर Cu उत्प्रेरक पर से प्रभावित किया जाता है। तो आपको बता दें, एक हाइड्रोजन तो कहां से, हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह से, और एक हाइड्रोजन कहां से, अल्फा कार्बन से। देखिए यहां से ध्यान से सुने, तो ये किसके रूप में निकलती है बोलो, H2। अब यहां क्या हुआ, इस ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और क्या बनेगा देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड O। अगर आप पहचान गए हो तो ये एल्डिहाइड है। क्या है ये, एल्डिहाइड। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O H। नहीं आई बात समझ में, पुनः सुने, एल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन ताप पर Cu उत्प्रेरक पर से प्रभावित करते हैं, या कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल को 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो ये क्या बना है, ये कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री, क्या बन गया, एथेनॉल। ठीक है, अब देखिए एल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन ताप पर Cu उत्प्रेरक पर से क्या करें, प्रभावित। मैंने कहा एक हाइड्रोजन तो किससे बोलो, क्रियात्मक समूह से, दूसरी हाइड्रोजन कहां से बोलो, अल्फा कार्बन से। आप कहोगे कि अल्फा कार्बन कौन सा, कल मैंने बताया, जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़े उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। बाहर क्या निकलेगा बोलो, H2। ये हाइड्रोजन गया, ये गया, ऑक्सीजन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड बनेगा बोलो, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा देखना, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या नाम है इसका, प्रोपेनॉन। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो एल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन ताप पर Cu उत्प्रेरक पर से प्रभावित करते हैं। तो आपके सामने देखिए, प्राथमिक एल्कोहल से कौन बनता है, एल्डिहाइड, और द्वितीयक एल्कोहल से कौन बनता है, कीटोन। कोई सा भी प्राथमिक एल्कोहल हो, कोई सा भी द्वितीयक एल्कोहल हो, प्राथमिक एल्कोहल से हमेशा एल्डिहाइड बनेगा, और द्वितीयक एल्कोहल से हमेशा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तृतीयक एल्कोहल को भी देखेंगे क्या होगा उसके साथ। ठीक है, अब क्रिया अच्छी है, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। लिखिए, लिखिए, जब एल्कोहल की वाष्प को जब एल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन ताप पर 573 केल्विन ताप पर Cu उत्प्रेरक पर से प्रभावित किया जाता है। Cu ब्रैकेट में आप कॉपर लिख सकते हैं। Cu उत्प्रेरक पर से प्रभावित किया जाता है, तो प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड
प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड तथा द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन प्राप्त होता है। ये दोनों अपक्रियाएं आप लिख लें। द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन प्राप्त होता है। दोनों अपक्रियाएं लिखें। लिख लिया बेटा? ठीक है। अब देखो प्राथमिक अल्कोहल से क्या बन रहा है? एल्डिहाइड। द्वितीयक अल्कोहल से क्या बनेगा? कीटोन। और अभी देखिए, अब लेते हैं हम तृतीयक अल्कोहल। मैं जब तक कराऊँ आप रफ में तृतीयक अल्कोहल से का हाइड्रोजनीकरण करा के देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरा जो पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे जब आप केमिस्ट्री पढ़ा करो तो आपके साथ रफ कॉपी होनी चाहिए, जिससे कि आप साथ के साथ उनका क्या कर सकें, जो प्रॉब्लम है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। इस प्रक्रिया को करें आप 1 मिनट। करके देखिए आप। देखिए सभी इधर देखें तो मैंने आपको क्या कहा था कि 573 केल्विन ताप पर Cu उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं ना, किसको? अल्कोहल को। तो प्राथमिक अल्कोहल से हमने कहा एल्डिहाइड, द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन कैसे बना, वो मैंने आपको बताया था कि एक हाइड्रोजन तो कहाँ से जाती है बोलो? क्रियात्मक समूह से, हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह से, और दूसरे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से। अब यहाँ पर अल्फा कार्बन ये है भाई, इस पर कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। तो यहां पर जब अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, देखिए अल्फा कार्बन पर जो उपस्थित हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन भी हम कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का स्वयं का तो कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो तो जिस प्रकार के कार्बन से जुड़ी होती है उसी प्रकार की कहलाती है। जैसे मैं कहूं कि प्राथमिक हाइड्रोजन कौन? जो प्राथमिक कार्बन पर जुड़ने वाली। द्वितीयक हाइड्रोजन कौन? द्वितीयक कार्बन पर जुड़ने वाली। उसी प्रकार अल्फा हाइड्रोजन कौन? अल्फा कार्बन पर जुड़ने वाली। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है? अनुपस्थित है। तो
तृतीयक एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है। तृतीयक एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों का मतलब कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में टेम्परेचर कितना हो, 573 केल्विन ताप हो, इसका निर्जलीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है इसका? और निर्जलीकरण में आपको पता है निर्जलीकरण कैसे होता है। अल्फा कार्बन से कौन जाता है बोलो, हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह, और बीटा कार्बन से कौन जाता है, हाइड्रोजन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, तो बाहर क्या निकलेगा, जल। और क्या बन जाएगा देखना, इस कार्बन कार्बन के मध्य ये डबल बॉन्ड, तो इसको अपन ये लिख देंगे CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3। क्या नाम है, 2-मेथिल प्रोपीन। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप एरो लगा के लिखें। लिखिए तृतीयक एल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होती है। तृतीयक एल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होती है, अतः इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में आप ब्रैकेट बनाएं, इन्हीं परिस्थितियों के बाद आप ब्रैकेट बनाएं, उसमें लिखें 573 केल्विन ताप, कॉमा Cu उत्प्रेरक लिख दो। इसका मतलब क्या है कि 573 केल्विन ताप पर Cu उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे तो इसका क्या होगा, निर्जलीकरण होगा। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में तृतीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाता है तथा एल्कीन का निर्माण होता है। एल्कीन का निर्माण होता है। तो ये अपक्रिया आप लिख लें। ये अपक्रिया आप लिख लें और ये आपका विहाइड्रोजनीकरण इसके बाद हो जाता है पूरा। और इसके बाद फिर आप इसमें बचेगा क्या, आपका एक अपक्रिया और बचेगी ऑक्सीकरण, वो हम आपको नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट से मुझे बता सकते हैं। एक मिनट।